हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डी यू सोल बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का संगम युग का 7 चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लेट्स गेट स्टार्ट। राज व्यवस्था। संगम काव्य दक्षिण भारत में पहली बार राज्य प्रणाली के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। संगम काव्य में दक्षिण भारत में पहली बार राज्य प्रणाली के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और ये रचनाएं ऐतिहासिक विकास की ऐसी प्रक्रिया का संकेत देती हैं जिसमें हम कबीलों की संख्या में ह्रास तो पाते हैं लेकिन राजा के साथ सुगठित इकाइयों के रूप में उनका अस्तित्व भी कायम रहता है। संगम युग में काव्य दक्षिण भारत में पहली बार राज्य प्रणाली के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और ये रचनाएं ऐतिहासिक विकास की ऐसी प्रक्रिया का संकेत देती हैं जिसमें हमें कबीलों की संख्या ह्रास तो पाते हैं लेकिन राजा के साथ सुगठित इकाइयों के रूप में उनका अस्तित्व भी कायम रहता है। इस तरह साक्ष्यों से पता चलता है कि राज्य एक संगठित राजनीति संरचना के रूप में वजूद में आ तो गया था लेकिन ये अभी भी स्थिर नहीं था। लेकिन इस तरह साक्ष्यों का पता तो चलता है इससे, लेकिन राज्य की संगठित राजनीतिक संरचना के रूप में वजूद में आ तो गया था लेकिन ये अभी स्थिर नहीं था। यदि राज्य सरकार के प्रजातांत्रिक अवधारणा अभी सिद्ध नहीं हो पाई थी परंतु प्रशासन राजतंत्रीय होते हुए भी प्रजातंत्र के अनुरूप आचरण करता था। प्रजातंत्र के रूप में आचरण करता था। नेक्स्ट पॉइंट इज राजतत्व। संगम युग में राजतत्व कैसा था? तीन मोवेत्रों अभिषेक नरपातियों में चौल पूर्ण तरु सिंचित और उबर कावेरी घाटी को नियंत्रित करते थे। तीन मोवेत्रों में अभिषिक्त नारपातियों में चौल पर्वतों पूर्ण तरु संचित और उबर कावेरी घाटी को नियंत्रित करते थे और उनकी राजधानी यूरेर में थी। उनकी जो राजधानी थी वह यूरेर में थी। पांड्य पशुचारी और तटवर्ती भागों में शासन करते थे और पांड्य जो पशुचारी और तटवर्ती वे भागों में शासन करते थे और उनकी राजधानी मोदेर में थी और जो उनकी राजधानी थी वे मोडेर में थी। जो पांड्य पशुचोरी और तटवर्ती भाग में शासन करते थे उनकी राजधानी मोदेर में थी और चेर का अधिपत्य पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र में था। उनकी राजधानी वंजी कुरेर में थी और उनकी जो राजधानी थी वह वंजी कुरेर में थी। संगम कृतियां इतने राजाओं के नाम की चर्चा करता है और जो संगम कृतियां हैं इतने राजाओं के नाम की चर्चा करता है कि उनका वंशक्रम और कालक्रम निर्धारित करना कठिन प्रतीत होता है। संगम कृतियां इतने राजाओं का नाम चर्चा करती है कि उनका वंशक्रम और कालक्रम निर्धारित करना कठिन प्रतीत होता है। फिर भी चौल निरिप उरुवाफेर इलाजे तवन्नी उसके पुत्र करिकाल और करिकाल के दो पुत्रों नालन किल्ली और नैदू किल्ली की वंशावली को विद्वानों ने संपुष्ट करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। लेकिन फिर भी चौल निरपिन और उबराफेर ने इलाजे तवन्नी उसके पुत्र करिकाल और करिकाल के दो पुत्रों नालन किल्ली और नैदू किल्ली की वंशावली को विद्वानों ने स्पष्ट करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। दो अन्य राजवंशों के निर्णय में पांड्यों में मधुकुदमी पैरवा लुदी अरिपदाई इमायरा रवावन ने नेडुम केरालातन चेरन सेंगुतुवन और मातारम चेरन इरुपोराई शामिल है। और जो इसमें शामिल है वे हैं दो अन्य राजवंशों के निरूपों में पांड्यों में मधुकुदमी पेरुवालुदी और अरपिदाई कादत नेडून जॉलियन वेरीवेचोलियन और तलियाला कानाथू और
चेरुवेंद्र, नेडुल, जेलियन तथा चेरो में इमाराया वन और नेडुम, केरलातन, चेरन, सेंगुतुवन और माताराम चेरन इरुपोराई शामिल है। शासन का प्रचलित रूप राजतंत्र, और जो शासन का प्रचलित रूप राजतंत्र था। राजा वेतन कहा जाता था, और जो राजा का वेतन था वह कहा जाता था, वे समाज और सरकार का प्रधान होता था। राजा का वेतन कहा जाता था, वे समाज और सरकार का प्रधान होता था। समाज के प्रधान के रूप में वे इंद्रोतस, और जो राजा का वेतन कहा जाता था, वे समाज और सरकार का प्रधान होता था। समाज के प्रधान के रूप में वे इंद्रोत्सव, नृत्य प्रदर्शन के उद्घाटन इत्यादि सामाजिक महत्व के विषयों में अगुवाई करता था। और राज्य अभिषेक के समय राजा महत्वपूर्ण उपाधियां ग्रहण करता था, और राज्याभिषेक के समय राजा महत्वपूर्ण उपाधियां ग्रहण करता था। देवी पवित्रता प्रदान करने के लिए वे देवताओं के समकक्ष माना जाता था, और राज्याभिषेक के समय राजा महत्वपूर्ण उपाधियां ग्रहण करता था। देवी पवित्रता प्रदान करने के लिए वे देवताओं के समकक्ष माना जाता था। प्राचीन तमिलवासी 3 वस्तुओं मृदंगम, राजदंड और सफेद छात्र को राजा के पद के प्रधान चिन्ह मानते थे। और जो प्राचीन तमिलवासी 3 वस्तुओं का मृदंगम, राजदंड और श्वेत छात्र को राजा के पद का प्रधान चिन्ह मानते थे। संगम शेष साहित्य के अनुसार राजा राजपद वंशानुगत रूप में पिता के पुत्र को प्राप्त हो जाता था, और संगम शेखर साहित्य के अनुसार राजपद वंशानुगत रूप में पिता के से पुत्र को प्राप्त हो जाता था। जो पहले पिता होता था उसका जो बेटा होता था राजतन, उसे प्राप्त हो जाता था। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राजा पर था, और राज्य में जो शांति बनाए रखने का व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राजा पर था। वे अपने प्रजा के कल्याण, संगम साहित्य के अनुसार राजा का पद जो था, राजा का जो पद था वो बेटे को मिलता था, और राज्य में शांति की व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राजा पर था, और वह अपनी प्रजा का कल्याण की देखरेख करता था, उनकी भलाई के लिए कठोर परिश्रम करता था, और राजा ही उनकी भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के लिए कठोर परिश्रम करता था, और सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए पूरे राज्य का दौरा भी करता था, और राजा ही पूरे उनकी भलाई के लिए कठोर परिश्रम भी करता था, और सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए पूरे राज्य का दौरा भी करता था। वे प्रशासन के मामले में सलाहकारों से परामर्श भी सलाह लेता था, और वे राज्य के प्रशासन के सलाहकारों से परामर्श भी लेता था। और संगम साहित्य, और राजा ही उनके लिए पर्याय स्वरम पद का प्रयोग करता था, जिसका तात्पर्य वैसे लोगों से है जो राजा को आवश्यकता पड़ने पर सलाह देने के लिए उसके इर्द गिर्द रहते थे। और सुरमुख पद का प्रयोग करता था वे, और जिसका तात्पर्य वे वैसे लोगों से है जो राजा की आवश्यकता पड़ने पर सलाह देने के लिए उसके इर्द गिर्द रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज सरदारगण। संगम युग सिर्फ बड़े राजाओं का ही नहीं, बड़े सरदारों का भी युग था। संगम युग सिर्फ बड़े राजाओं का नहीं, बड़े सरदारों का भी युग था। ये सरदार राजा के अधीन होते थे, और जो ये सरदार थे वे राजा के अधीन होते थे। उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। संगम युग में सिर्फ बड़े राजाओं का ही नहीं बल्कि बड़े सरदारों का भी युग था। ये सरदार राजा के अधीन होते थे, उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया था, वेलियर और अवेलियर। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया था। कौन सा था? वेलियर और अवेलियर। उनमें से कुछ साहित्य के महान संरक्षक थे, और उनमें से जो कुछ थे वे साहित्य के महान संरक्षक थे। इन सरदारों में कुछ प्रमुख थे, मोहूर का पालियन मारन आधुनिक मुदेर के निकट, नन्नान और वैनमान और विलवान कोथाई दोनों पर्यायद्वीप के पश्चिमी तट के ओई मानाड्यू आधुनिक दक्षिणी आकेटी नालिया कॉर्डन तिथिनियन तिन्ने वैली क्षेत्र तथा वैलियर सरदारों का पूरा समूह, जैसे परमबुनाद कपारी पलनी क्षेत्र का वेलपेगन, पोडुकोटाई क्षेत्र का वेलियाबी, कोदुवालुरु के वेल आबी और इरुकुलोवेल तथा अन्य। और संगम के उत्तर काल में राजतंत्रीय सत्ता अधिक सुदृढ़ हो गई थी, और परंपरागत सरदारों की स्थिति घटकर
राजकीय पदाधिकारियों की हो गई, लेकिन संगमोत्तर काल में राजकीय पदाधिकारियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और केंद्र क्रमशः कमजोर हो गया। लेकिन जो वे संगम के उत्तर काल में जो राजतंत्रीय सत्ता अधिक सुदृढ़ हो गई थी और वे परंपरागत सरदारों की स्थिति घटकर, और जो परंपरागत सरदार थे उनकी स्थिति घटकर राजकीय पदाधिकारियों की हो गई। लेकिन संगमोत्तर काल में राजकीय पदाधिकारियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और केंद्र क्रमशः कमजोर हो गया था, और जो केंद्र क्रमशः था वे कमजोर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रशासन। संगम युग में प्रशासन कैसा था। अब हम संगम ग्रंथों में वर्णित प्रशासकीय तंत्र की चर्चा करेंगे। राजा की नीतियां परिषदों में शक्ति संतुलन की प्रणाली के तहत नियंत्रित की जाती थी। संगम युग में ग्रंथों में वर्णित प्रशासकीय तंत्र की चर्चा करेंगे तो राजा की नीतियां परिषदों में शक्ति संतुलन की प्रणाली के तहत नियंत्रित की जाती थी। और शिल्प अधिक्रम दो प्रकार के परिषदों की चर्चा करता है, और जो शिल्प अधिक्रम है वे दो प्रकार के परिषदों की चर्चा करता है, एपेरुकोलु और एपेरियाम। एपेरुकोलु और एपेरियाम। एपेरुकोलुम अथवा 5 सदस्यों की परिषद मंत्रियों की परिषद थी, और जो एपेरुकुलुम अथवा 5 सदस्यों की परिषद मंत्रियों की परिषद थी, जबकि एपेरियाम अथवा महासभा में 8 सदस्यों की सरकारी पदाधिकारी होते थे, और जो एम्पेरियाम अथवा महासभा में 8 सदस्यों की सरकारी पदाधिकारी होते थे। ये राज्य के प्रशासकीय तंत्र के रूप में कार्य करता था, और ये जो राज्य थे वो प्रशासकीय तंत्र के रूप में कार्य करता था। दोनों परिषदें प्रशासकीय निकाय थी, और जो दोनों परिषदें थी वो प्रशासकीय निकाय थी, किंतु उनका कार्य सामान्य तौर पर परामर्श का था, और जो उनका कार्य था वे सामान्य तौर पर परामर्श का था। फिर भी उनके परामर्श राजा द्वारा शायद ही कभी ठुकराए जाते थे। फिर भी जो उनके परामर्श राजा द्वारा कभी ही ठुकराए जाते थे। उनका मुख्य कार्य न्यायिक था। उनका जो मुख्य कार्य था वह था न्याय करना, यानी कि न्याय करना। यदि एपेरुकुल जैसा कि मुदेरे कांजी कहता है ही मुख्य रूप में इसका प्रभारी था, और जो मुदेर कांजी कहता है कि मुख्य रूप में इसका प्रभारी था। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन राजा चाहे जितना प्रतापी रहे, रहा हो, लेकिन भारतीय प्रशासन स्वभावतः सीमित अथवा लोकप्रिय राजतंत्र के स्वरूप का रहा है। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन राजा चाहे जितना प्रतापी रहे, लेकिन भारतीय प्रशासन स्वभावतः सीमित अथवा लोकप्रिय राजतंत्र के स्वरूप का रहा है। दक्षिणी भारत के मामले में उत्तर भारत की तुलना में यह आरंभ से ही देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के मामले में उत्तर भारत की तुलना में यह आरंभ से ही देखा जा सकता है, और दक्षिणी तथा उत्तरी दोनों अपने अपने प्रशासनिक नमूने का अनुसरण करते रहे हैं, और दक्षिण तथा दोनों अपने अपने प्रशासनिक नमूने का अनुसरण करते रहे हैं। प्रत्येक स्थानीय इकाई चाहे वे कितनी भी छोटी और किसी भी कोने में स्थित हो, प्रत्येक स्थानीय इकाई चाहे वे कितनी भी छोटी हो और किसी भी कोने में स्थित हो, स्थानीय सभा द्वारा संचित होती थी, और वे स्थानीय सभा द्वारा संचित होती थी। संगत कृतियों में अवाई और मर नाम जैसे पद इसी इकाई के लिए प्रयुक्त थे। संगत कृतियों में अवाई और मर नाम जैसे पद इसी इकाई के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऐसी सभाओं को आमतौर पर आराकुराव्यम कहा जाता है, और ऐसी सभाओं को आमतौर पर आराकुराव्यम कहा जाता है जो अपने सही निर्णय के लिए मशहूर रहे, और जो वे अपने निर्णय के लिए मशहूर रहे हैं। इन्हें हमारी आधुनिक पंचायत प्रणाली का अग्रदूत माना जा सकता है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रतिरक्षा। बड़े शासक राजवंश और सरदार विशाल स्थानीय सेना रखते थे, और जो बड़े शासक राजवंश और सरदार विशाल स्थायी सेना रखते थे।
युद्ध पर्याय होते रहते थे, और जो युद्ध थे वे होते रहते थे, और वे न सिर्फ प्रतीक्षा के लिए बल्कि राज्य क्षेत्र बढ़ाने अथवा पड़ोसी राज्यों के अत्याचार या कुशासन झेलती जनता को मुक्ति दिलाने के लिए भी लड़े जाते थे। बड़े शासक में राजवंश और सरदार विशाल स्थायी सेना रखते थे, वे सेना रखते थे ज्यादा, और युद्ध पर्याय होते रहते थे, युद्ध जो है होते रहते थे, और वे न सिर्फ प्रतीक्षा के लिए बल्कि राज्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए अथवा पड़ोसी राज्यों की अत्याचार या कुशासन झेलती जनता को मुक्ति दिलाने के लिए भी लड़े जाते थे। कभी कभार वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु युद्ध होते थे, और कभी कभार वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु युद्ध होते थे। आम लोगों की मानसिक स्थिति ही ऐसी थी कि प्राय हर व्यक्ति अपने को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता था, और आम लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी होती थी कि प्राय हर व्यक्ति अपने को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता था, और राजाओं के द्वारा संपोषित सेना की अतिरिक्त पूरे देश में ऐसे प्रशिक्षित सैनिक मौजूद थे जो जरूरत पड़ने पर शाही सेना में शामिल हो सकते थे। और आम लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि प्राय हर व्यक्ति अपने को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता था, और राजाओं के द्वारा संपोषित सेना के अतिरिक्त पूरे देश में ऐसे प्रशिक्षित सैनिक मौजूद थे जो जरूरत पड़ने पर शाही सेना में शामिल हो सकते थे, और वे जरूरत पड़ने पर अपनी शाही सेना में शामिल हो सकते थे। जैसा कि संगम साहित्य कहता है, राजा के पास सभी 4 प्रकारों की सेना रथ, गंज, अश्व और पैदल थी। और जो राजा के पास सभी 4 प्रकार की सेना रथ, गज, अश्व और पैदल थी। चेरा नृपों के संबंध में नौसेना का भी जिक्र मिलता है, और चेरा नृपों के संबंध में नौसेना का भी जिक्र मिलता है, जो समुद्रिक पतन की रखवाली इतने अच्छे ढंग से करती थी कि दूसरे जहाज क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। और चेरा नृपों के संबंध में नौसेना का भी जिक्र मिलता है, जो समुद्रिक पतन की रखवाली इतने अच्छे ढंग से करती थी कि दूसरे जहाज क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। संगम ग्रंथों में युद्ध क्षेत्रों में सैनिक छावनी का भी उल्लेख मिलता है, और संगम ग्रंथों के युद्ध में क्षेत्रों की सैनिक छावनी का भी उल्लेख मिलता है। राजा की छावनी शानदार ढंग से बनी होती थी, और जो राजा की छावनी थी वे शानदार ढंग से बनी होती थी, और छावनी में भी वे अपने श्वेत छात्र के नीचे सोता था। राजा की छावनी शानदार ढंग से बनी होती थी, और वे अपनी छावनी में अपने श्वेत छात्र के नीचे सोता था, और अनेक सैनिक उसके चारों ओर सोते थे, और जो अनेक सैनिक थे उसके चारों ओर सोते थे राजा के, जिनमें अधिकांश बिना तलवार के होते थे, और जिसमें अधिकांश बिना तलवार के होते थे। सामान्य सैनिकों की छावनियां अगल बगल प्राय ईख की पंक्तियों से बनी होती थी, और सामान्य सैनिकों की छावनियां अगल बगल प्राय ईख की पंक्तियों से बनी होती थी, और उनके शिखर पर धान की पत्तियां लगाई जाती थी, जिससे धान लटकता रहता था। सेनापतियों और ऊंची श्रेणियों के पदाधिकारियों के साथ उनकी पत्नियां अभियान पर जाती थी, और वे सभी पदाधिकारियों के लिए विशेष रूप से बनी छावनियों में ठहरती थी। राजा प्राय सैनिकों और पदाधिकारियों की छावनियों में जाता था, और उनके कुशल क्षेम पूछता था। वे रात्रि के समय और यहाँ तक कि बारिश में भी ऐसा करता था, और वे रात के समय भी और बारिश के समय भी ऐसा करता था। तमिल जनता में योद्धा विशेषकर युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रति मन में भारी सम्मान का भाव था, और तमिल जनता में योद्धा विशेषकर युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्राप्ति मन में भारी सम्मान का भाव रखता था, लेकिन पीठ पर लगे घाव के प्रति गहरे तिरस्कार का भाव भी था। उनमें ऐसे राजाओं का उदाहरण मिलते हैं, जो उपवास कर अपनी जान गंवा देते थे, और ऐसे राजाओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो उपवास करके अपनी जान गंवा देते थे, क्योंकि
उनकी पीठ पर घाव लगे थे, क्योंकि उनकी पीठ पर घाव लगे थे, जो युद्ध में शहीद हो जाते थे। उनकी याद में स्मारक खड़े किए जाते थे। कारावासों में प्रधान से राज्य के प्रतिरोधी तंत्र का भी बोध होता है। और क्योंकि उनकी पीठ पर घाव लगे थे, जो युद्ध में शहीद हो जाते थे, उनकी याद में स्मारक खड़े किए जाते थे और कारावासों में प्रावधान से राज्य की प्रतिरोधी तंत्र का भी बोध होता है। संगम राजव्यवस्था। संगम राजव्यवस्था अनेक मामलों में उत्तरी भारतीय राजनीतिक विचारों और संस्थाओं में प्रभावित थी। अनेक शासकों ने अपने मूल उद्भव और संबंधों का शिव, विष्णु जैसे देवताओं और प्राचीन मनुष्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। अनेक राजाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने उत्तर भारतीय प्रतिरूपों की भांति महाभारत के युद्ध में भाग लिया और संगम युग के शासक काल साहित्य के संरक्षक थे और यज्ञ भी किया करते थे। और संगम राजव्यवस्था में अनेक मामलों में उत्तरी भारतीय राजनीतिक विचारों और संस्थाओं से प्रभावित थी। अनेक शासकों ने अपनी मूल उद्भव और संबंधों को शिव, विष्णु जैसे देवताओं और प्राचीन मनुष्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। अनेक राजाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने उत्तर भारतीय प्रतिरूपों की भांति महाभारत के युद्ध में भाग लिया। संगम युग के शासक कला साहित्य के संरक्षक थे और यज्ञ भी किया करते थे। और संगम युग के शासक कला साहित्य के संरक्षक थे और वे यज्ञ भी किया करते थे। संगम युग की अर्थव्यवस्था हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको अगर किसी भी चीज़ पर पहले वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसी की वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।